गाइस, तो आज की क्लास में अपन डीबीएमएस के नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि अपने सेमेस्टर एग्जाम्स पीजीडीसी एमसीए बीसीए के सेमेस्टर एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन दो क्वेश्चन आज के दिन चर्चा करेंगे लेक्चर में। एक तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेज। जो डीबीएमएस लैंग्वेज है उसके जो डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती है डीबीएमएस के अंदर डिफरेंट टाइप्स की और उनके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अपन एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स के डेटा मॉडल्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स कि जो डीबीएमएस है उसके अंदर कौन कौन से डेटा मॉडल्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अपना पहले बात कर रहे हैं डीबीएमएस लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी डीबीएमएस लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये डीबीएमएस लैंग्वेज क्या काम करती है? ये काम करती है डिफाइन करने की कि जो अपन टेबल है ये उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर जो डेटा है उसको क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो डेटा है उस डेटा को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये काम कौन करती है? ये डीबीएमएस लैंग्वेज करती है। क्या करती है? डेटाबेस को डिफाइन करना, न्यू और उनको मैनिपुलेट करना और उनको कंट्रोल करना डेटाबेस को। ठीक है, ये डीबीएमएस लैंग्वेज ये काम करती है। और ये जो लैंग्वेज होती है ये क्या करती है, प्रोग्रामर को हेल्प करती है कि डेटा सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद में अपन टाइप्स पढ़ेंगे डीबीएमएस लैंग्वेज के। ठीक है, तो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर पहला है वो है डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीएल का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म पूछा जाए तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये किसका फुल फॉर्म है? ये है डीडीएल का फुल फॉर्म। अब ये डीडीएल है, ये डीडीएल क्या बताती है? तो अपने को पता है जब कोई चीज अपन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसका ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन बनाता है? डीडीएल, यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करती है, ये स्ट्रक्चर बनाती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस क्या बनाती है? स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस बनाती है जिसके अंदर वो क्या करती है, क्रिएट करती है। ठीक है, टेबल को मॉडिफाई करती है। ठीक है, क्रिएट करती है और मॉडिफाई टेबल। टेबल को क्या करती है, क्रिएट करती है और मॉडिफाई करती है। जैसे कि अपन ने टेबल बनाई है, ठीक है, तो इस टेबल के अंदर में कितने कॉलम होंगे? ठीक है, ये कौन बनाएगा? ये डीडीएल बनाएगा। डीडीएल क्या बनाएगा? क्रिएट टेबल, यानी कि टेबल को क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा। इसके जो टेबल है इसके इस टेबल को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ठीक है, और इस टेबल को डिलीट करेगा। तो अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी कमांड डीडीएल यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आएगी और डीडीएल है ये क्या काम आती है, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को बताती है। तो डेटाबेस है, उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर बताती है। उस स्ट्रक्चर के अंदर वो उस टेबल को क्रिएट कर सकती है। ठीक है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकती है, टेबल को क्रिएट कर सकती है। ठीक है, टेबल को मॉडिफाई कर सकती है और साथ में टेबल को डिलीट कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आएंगे? तो फंक्शंस ऑफ डीटीएल, फंक्शन ऑफ डीडीएल, इसके अंदर एक तो आएगा क्रिएट टेबल, यानी कि टेबल्स को अपन क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और एक तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को मॉडिफाई किया जा सकता है और साथ ही साथ उस टेबल को क्या किया जा सकता है, डिलीट, यानी कि उस टेबल के स्ट्रक्चर को क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तीन कमांड होती है जो कि किसके अंदर होती है, डीडीएल के अंदर होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट। अब इसके बाद में जो सबसे पहली जो कमांड है उस क्रिएट है, क्या है, क्रिएट। इस क्रिएट के अंदर क्या करते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं। ठीक है अपन, और उसके बाद में जो दूसरी कमांड है वो क्या है, एल्टर। क्या है, एल्टर। तो एल्टर है, उस एल्टर कमांड को अपन क्या करते हैं, एल्टर को इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं, टेबल को क्या करते हैं, एल्टर कमांड किसके लिए यूज करते हैं, मॉडिफाइड टेबल को यूज करने के लिए करते हैं। इसके अंदर अपन एल्टर कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, न्यू कॉलम को ऐड करेंगे। ठीक है, और ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप ये पूरे टेबल को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। क्या कर देता है, स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है। तो ड्रॉप किसके लिए यूज करते हैं, डिलीट टेबल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, ड्रॉप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ड्रॉप किसके लिए यूज करते हैं, ड्रॉप यूज करते हैं डिलीट टेबल के लिए। और उसके बाद में ट्रंकेट, कौन सा है, ट्रंकेट। तो जो ट्रंकेट कमांड है उसमें क्या होता है, उसमें डेटा को रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव डेटा। तो कौन कौन सी अपन पढ़ रहे हैं डीडीएल का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या बताती है, ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बताती है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर अपन उस टेबल को क्रिएट करते हैं, उस टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं या फिर उस टेबल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब क्या इसके फंक्शन में बात करें तो ये क्रिएट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल का जो सबसे पहले कमांड होता है वो क्रिएट होता है, जिसके अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं। फिर दूसरा
दूसरा कमांड आता है एल्टर। एल्टर के अंदर आप उस टेबल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कॉलम ऐड कर सकते हैं या कॉलम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर करते हैं, एल्टर के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, एल्टर के अंदर। और ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप क्या करता है, पूरा का पूरा जो टेबल है उसके स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है। तो वो कौन करता है, ड्रॉप करता है। ड्रॉप क्या करता है, पूरा टेबल को ही क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। उसके बाद में आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, ये सिर्फ डाटा को रिमूव करता है। क्या करता है, डाटा को रिमूव करता है। ठीक है, उसके बाद में इसके क्या क्या फीचर्स हैं तो ये तो एक तो क्या करती है, डिफाइन करती है, क्या करती है, डिफाइंस करती है डेटाबेस को, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अगर पूछा जाए डीडीएल क्या करती है, तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या करती है, डिफाइन करती है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा कौन सा है, दूसरा है डीएमएल। डीएमएल ये क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन, देखो अपन ने जो डीडीएल की बात की थी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, वो क्या कर रही थी, वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बता रही थी। मतलब कि वो टेबल को क्रिएट कर रही थी, मॉडिफाई यानी कि कॉलम ऐड करना या कॉलम रिमूव करना, और जो तीसरा है वो डिलीट यानी कि टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देना, डिलीट कर देना। ठीक है, लेकिन अपन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है यानी कि डीएमएल, इसके अंदर वो कमांड पढ़ेंगे जो कि क्या करेगी, डेटा को स्टोर करेगी। क्या करेगी, डेटा को यानी कि डेटा को मैनिपुलेट करेगी। जो टेबल है उसके अंदर जो डेटा डाल रहे हैं, जो रोज के अंदर जो डेटा डाल रहे हैं, उस डेटा को ऐड करना या डेटा को रिमूव करना, डेटा को डिलीट करना, ये सब काम कौन करेगा, डीएमएल करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीएमएल में क्या होगा, तो डीएमएल डेटा स्टोर्ड है, डेटा जो स्टोर्ड है उस स्टोर्ड को मैनिपुलेट करेगी। तो डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, इसको क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी। क्या करेगी, मैनिपुलेट करेगी। तो जो डेटा है अर्थात जो डीएमएल है यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये किस पे काम करती है, ये डेटा के ऊपर काम करती है, ना कि टेबल के ऊपर काम करती है। मतलब स्ट्रक्चर पे काम नहीं करती, ये सिर्फ वैल्यूज यानी कि डेटा पे काम करती है, जो डेटा उसके अंदर स्टोर किया गया है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, तो इसके अंदर एक तो इंसर्ट कमांड आती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, या फिर डेटा को जो टेबल के अंदर जो डेटा है उसको अपडेट करते हैं, या फिर जो डेटा है उसके अंदर टेबल के अंदर उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कमांड है, इसके अंदर कमांड है पहले इंसर्ट। ये इंसर्ट कमांड क्या करती है, ये डेटा को ऐड करती है, टेबल के अंदर डेटा को क्या करती है, ऐड करती है। तो डेटा ऐड। और अपडेट कमांड क्या करती है, ये डेटा को मॉडिफाई करती है। क्या करती है, डेटा को मॉडिफाई करती है। तो मॉडिफाई डेटा ये कौन करती है, ये अपडेट करती है। तो अपन इसके अंदर जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी डीएमएल है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, जो डेटा है उस डेटा पे बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर पे बात नहीं करेंगे। तो जो डेटा है उस डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, डेटा को ऐड करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में डेटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अपडेट के अंदर क्या करेंगे, डेटा को मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे, डेटा को मॉडिफाई। और डिलीट के अंदर क्या करेंगे, उस डेटा को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। डेटा को क्या करेंगे, रिमूव। तो डेटा रिमूव क्या हो जाएगा, डिलीट कमांड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या फीचर है, ये डेटा के अंदर ऑपरेशन करता है। क्या करता है, डेटा के ऊपर ऑपरेशन करता है। डेटा के ऊपर ऑपरेशन मतलब कि डेटा को डिलीट, इंसर्ट और मॉडिफाई करता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है यूजर्स के द्वारा। जबकि जो डीडीएल जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो कौन यूज करता है, वो डिजाइनर यूज करता है। यूजर डिजाइनर मतलब कि जिसको टेबल डिजाइन करना है वो डिजाइनर यूज करता है। जबकि जो अपन डेटा ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, ये कौन करता है, ये यूजर करता है। कौन करता है, यूजर। उसके बाद में आती है तीसरी कमांड लैंग्वेज डीक्यूएल, जिसका मतलब है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। अब डेटा क्वेरी लैंग्वेज का यूज कहाँ किया जाता है, तो अपने को जो डेटा है डेटाबेस के अंदर जो डेटा सेव किया गया उस डेटा को अगर रिट्रीव करना मतलब अपने को मन चाहे डेटा प्राप्त करना है, तो अपन क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। तो उसको बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या बोला जाता है, ये क्यों कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर डेटा को रिट्रीव करने के लिए जो कमांड्स यूज कर जाती है, वो कमांड्स किस लैंग्वेज में आती है, वो डीक्यूएल यानी कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आती है। तो डीक्यूएल के अंदर कौन कौन सा आता है, तो डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर वो आती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव मतलब कि डेटा को प्राप्त करते हैं। जो अपने को मन चाहे डेटा चाहिए होता है उसके लिए अपन कमांड लिखते हैं और क्या करते हैं, वो डेटा प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर कौन सी कमांड आती है, इसके अंदर कमांड आती है सेलेक्ट। क्या आती है, सेलेक्ट क्या करती है, अगर अपन ने लिख दिया सेलेक्ट फ्रॉम टेबल और करके कॉलम का नाम लिख दिया, तो वो क्या करेगा, वो उन रोज या उस डेटा को क्या कर देगा, रिट्रीव कर देगा। क्या कर देगा, टेबल से रिट्रीव कर देगा। तो सेलेक्ट कमांड यहाँ पे यूज की जाती है। जैसे कि मान लो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट
तो ये स्टूडेंट टेबल से क्या करेगा, डेटा को रिट्रीव कर लेगा। तो ये स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल से डेटा को क्या करेगा, रिट्रीव करेगा। तो ये जो सेलेक्ट कमांड है, ठीक है, वो सेलेक्ट कमांड क्या करेगी, ये डेटा को क्या करेगी, रिट्रीव करेगी। तो सेलेक्ट कमांड इस जो स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर जो भी डेटा अपने को चाहिए, ठीक है, जिस डेटा की अपने को जरूरत है उसको क्या कर देगा, रिट्रीव करेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड के द्वारा इसके क्या फीचर हो गए, डीक्यूएल लैंग्वेज के, डेटा वगैरह लैंग्वेज के, यानी कि इसके अंदर जो सेलेक्ट फीचर है उसकी क्या हो गया, इससे अपन डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी मन चाहे डेटा है उसको अपन एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में इससे रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि अपने कोई जो स्पेसिफिक कॉलम चाहिए रिपोर्ट्स बनाने के लिए, तो वही अपन स्पेसिफिक कॉलम क्या करेंगे, इस क्वेरी के अंदर लिखेंगे, सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे। तो इससे क्या बनाया जा सकते हैं, इससे एक तो डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है, दूसरा रिपोर्ट्स को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। उसके बाद में चौथी जो लैंग्वेज आती है वो कौन सी है, तो डीसीएल। कौन सी है, डीसीएल। इसका फुल फॉर्म क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज ये कौन सी है, डीसीएल है। डीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करती है, ये डेटा को कंट्रोल को एक्सेस, यानी कि अपन जो डेटा है उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसके कंट्रोल को बताती है। कौन बताती है, डीसीएल। तो ये क्या करती है, ये करती है कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। जो डेटाबेस के एक्सेस है उसको कंट्रोल को क्या करती है, मैनेज करती है। कौन करती है, डीसीएल, यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब यानी कि ये क्या करती है, एक तरीके से देखें तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी को। डेटा को जो है उस डेटा को कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डीसीएल, यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज प्राप्त करती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, तो इसके अंदर जो कमांड आती है वो कमांड है एक तो ग्रांट। कौन सी है, ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है किसी चीज को अपन ने परमिशन दी है, क्या की है, परमिशन दी है। तो गिव परमिशन को क्या बोलते हैं, ग्रांट, यानी कि स्वीकार करना। कि मतलब कि ये यूजर इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, यानी कि ये यूजर इस डेटा के लिए अपन ने क्या कर दिया, उसको ग्रांट कर दिया। रिवोक। रिवोक मतलब कि जो परमिशन अपन ने दी है उस परमिशन को क्या कर सकते हैं, अपन हटा सकते हैं। तो रिमूव परमिशन को क्या बोला जाता है, रिवोक। क्या बोला जाता है, रिवोक। मान लो अपन ने किसी यूजर्स को परमिशन दी थी तो अपन वहां पे उसको परमिशन को क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवोक। तो रिवोक क्या होगा, परमिशन को, दी हुई परमिशन को क्या करना, रिमूव करना। जबकि ग्रांट क्या होगा, उसको परमिशन देना। तो अपने डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि डीसीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड आती है, तो डीसीएल के अंदर एक तो आती है ग्रांट कमांड, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, परमिशन देते हैं, यानी कि गिव परमिशन। दूसरी कमांड आती है रिवोक, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं परमिशन को। ठीक है, ये कहाँ यूज की जाती है, ये यूज की जाती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि डीसीएल, कंट्रोल एक्सेस देने के लिए। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि अपन ने लिखा ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर वन। अब इसका मतलब है कि अपने जो यूजर वन करके जो भी आदमी है, ठीक है, उसको जो स्टूडेंट टेबल है उस स्टूडेंट टेबल का क्या दे दिया, अपने परमिशन दे दिया, ग्रांट। अगर यहाँ पे अपन रिवोक लिखते हैं तो रिवोक सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर वन, तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, उस यूजर वन को वापस परमिशन को रिवोक कर देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं परमिशन। तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, या तो परमिशन दे सकते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोवाइड परमिशन, और दूसरा है रिवोक, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, परमिशन को रिमूव करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से फीचर है, तो प्रोवाइड, ये भी प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी को, और साथ में क्या करता है, यूजर का कंट्रोल करता है। अब इससे अपन, इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा है, तो इसके अंदर अपन ने डीबीएमएस की लैंग्वेज के बारे में पता किया है कि कैसे प्रकार से डेटा को डिफाइन किया जाता है, डीडीएल के द्वारा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा उसके डिफाइन को स्ट्रक्चर किया जाता है, और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन के द्वारा कैसे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, और डीक्यूएल के द्वारा कैसे डेटा को रिट्रीव किया जाता है, और साथ में डीसीएल के द्वारा कैसे डेटा को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में अपन डिफरेंट टाइप्स के डेटा मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, अब दूसरा अपना जो है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के डेटा मॉडल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, तो डिफरेंट टाइप के जो डेटा मॉडल्स है उसके बारे में अपन इसके अंदर अब बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, डेटा मॉडल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, तो डेटा मॉडल, तो डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। एक प्रकार का कंसेप्ट है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को है वो किस प्रकार डिफाइन किया गया या डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और ये इस प्रकार ये भी बताता है कि किस प्रकार से डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया, किस प्रकार से स्टोर किया गया, और किस प्रकार को उसको एक दूसरे को रिलेशन किया गया है। तो इट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलेटेड। अब डेटा जो मॉडल्स है वो क्या करता है, अपने को हेल्प करता है कि डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करना है। तो डेटाबेस जो है उसको डिज़ाइन करने के लिए जो यूज किए जाते हैं वो कौन यूज किए जाते हैं, डेटा मॉडल्स यूज किए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस, तो मैंने जो 4 टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं, 4 टाइप्स के डेटाबेस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अपना पहला कौन सा है, पहला है हायरार्किकल। कौन सा मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल। तो हायरार्किकल
मॉडल का जो डेटाबेस है या डाटा मॉडल है, हायरार्किकल डाटा मॉडल, ये किस प्रकार से काम करता है? तो इसके अंदर एक पेरेंट, फिर चाइल्ड, ऐसे सब चाइल्ड, ऐसे क्या करता है, ये डिवीजन ट्री के तरह का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ट्री टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इन हायरार्किकल डाटा मॉडल, डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर के रूप में वो डेटा क्या है, आगे से आगे डिवीजन होता रहता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या, ऊपर वाले को अपन ऐसे पॉइंट बोल देते हैं, फिर उसके जो नीचे वाले होंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, चाइल्ड बोल देंगे। उसके नीचे वाले होंगे डेटा को, उसको क्या बोल देंगे, सब चाइल्ड बोल देंगे। तो इस प्रकार का एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है। इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल डाटा मॉडल बोला जाता है, जिसके अंदर डेटा को क्या किया जाता है, इस प्रकार ट्री स्ट्रक्चर के अंदर मैनेज किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक जो पेरेंट है उसके कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, और चाइल्ड के भी कितने भी सब चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी चिल्ड्रन होंगे उन चिल्ड्रन का पेरेंट क्या होगा, एक होएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने को समझना है, ठीक है। तो उसके बाद में इसके अंदर क्या फीचर है, इसका जो हायरार्की का जो डेटा मॉडल है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ट्री स्ट्रक्चर बनता है। और इसके अंदर कौन सा रिलेशन होता है, तो ये एक वन से एक, ये एक वन है, उस वन से क्या है, एक से ज्यादा बनते हैं, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बनता है। कौन सा बनता है, तो जो हायरार्किकल मॉडल होता है इसके अंदर कौन सा रिलेशनशिप बनता है, तो वन टू मेनी रिलेशनशिप बनता है। अगर ये पूछा जाए कि हायरार्किकल मॉडल या ट्री स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा रिलेशनशिप बनता है, तो इसका अंदर जो रिलेशनशिप बनता है वो वन टू मेनी रिलेशनशिप बनता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर है। अब डिसएडवांटेज क्या है, अब इसको मॉडिफाई करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसकी जो, इसको मॉडिफाई करना बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर इसको मॉडिफाई करना है तो ये भी क्या होंगे, इसके नीचे वाले को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा इस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो मॉडिफाई करने के लिए डिफिकल्ट होता है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका सिंपल होता है। अब जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है वो कौन सा यूज की जाती है, वो ट्री स्ट्रक्चर यूज करती है। उसके बाद में दूसरा जो डेटा मॉडल है वो कौन सा है, तो दूसरा है नेटवर्क डेटा मॉडल। कौन सा है, नेटवर्क डेटा मॉडल। दूसरा कौन सा मॉडल है, नेटवर्क डेटा मॉडल। और नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को, वो कौन सी फॉर्म में यूज किया जाता है, वो नेटवर्क फॉर्म में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, नेटवर्क फॉर्म में यूज किया जाता है। और इसके अंदर भी सेम चाइल्ड के जो है वो मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। देखो, अपन ने जब ट्री स्ट्रक्चर की बात की थी तो ट्री स्ट्रक्चर में अपन ने बोला था जैसे कि पेरेंट है, उस पेरेंट के क्या हो सकते हैं, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते थे, अपन ने ये बात की थी। लेकिन जब नेटवर्क डेटा मॉडल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो प्रत्येक चाइल्ड है वो क्या है, प्रत्येक चाइल्ड है मल्टीपल पेरेंट्स। अब इसके अंदर जो चाइल्ड है वो चाइल्ड ही क्या है, मल्टीपल पेरेंट्स यूज कर सकता है। तो मल्टीपल पेरेंट्स यानी कि ऊपर ज्यादा हो सकता है, उल्टा यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड वो कम हो सकता है। तो ईच चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स, ठीक है। तो इन ए नेटवर्क डेटा मॉडल, डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ईच चाइल्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स। प्रत्येक जो चाइल्ड है वो क्या है, मल्टीपल पेरेंट्स को रख सकता है। मतलब कि जैसे कि ये चाइल्ड है, ठीक है, इसने क्या किया, इसके साथ में भी नेटवर्क बनाया पेरेंट के साथ, इस पेरेंट के साथ में भी क्या बनाया, नेटवर्क। और भी कोई पेरेंट है उसके साथ में क्या बनाया, नेटवर्क। और भी कोई पेरेंट है जिसके साथ में क्या होगा, कितने भी जो चाइल्ड है वो चाइल्ड कितने भी पेरेंट्स के साथ में क्या है, नेटवर्क बना सकता है। तो इसके अंदर ईच चाइल्ड हैव मल्टीपल पेरेंट्स, ठीक है। तो जो ईच चाइल्ड है वो चाइल्ड क्या करता है, यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स रखता है, ठीक है। जबकि अपन ने हायरार्की के अंदर क्या पढ़ा था, हायरार्की के अंदर चाइल्ड का एक ही पेरेंट होना चाहिए, ठीक है, ईच। और जो एक पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते थे। इसके अंदर क्या, इसका उल्टा है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा रिलेशनशिप होता है, तो इसके अंदर होता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। कौन सा होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो अपने को पूछा जाए कि नेटवर्क मॉडल के अंदर कौन सा रिलेशनशिप होता है, तो मैं नेटवर्क मॉडल के अंदर कौन सा होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है। जबकि हायरार्किकल मॉडल के अंदर कौन सा रिलेशनशिप होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है। और ये कैसा होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और इसका जो डिसएडवांटेज है ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बनाना इसको क्या मुश्किल होता है। अब उसके बाद में रिलेशनल डेटा मॉडल, कौन सा मॉडल है, रिलेशनल, ये तीसरा रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल है, इन द रिलेशनल डेटा मॉडल डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। तो रिलेशनल जो डेटा मॉडल्स है उसके अंदर डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, तो डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को जो स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्मेट में किया जाता है, टेबल्स की फॉर्मेट में किया जाता है। किसकी फॉर्मेट में किया जाता है, टेबल्स की फॉर्मेट में किया जाता है। तो टेबल्स में क्या आते हैं, तो टेबल्स में रो आते हैं और क्या आते हैं, कॉलम आते हैं। जैसे कि अपन ने मान लो रोल नंबर टेबल बनाई, ठीक है, फिर नेम बनाया, फिर क्या बनाया, मार्क्स।
तो रोल नंबर में 1 और नेम के अंदर क्या डाल दिया, राजू, और मार्क्स कितने डाल दिए, 70। तो ये क्या बन गया, टेबल फॉर्मेट बन गया। तो टेबल फॉर्मेट को क्या बोलेंगे अपन, रिलेशनल डेटा मॉडल बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसके अंदर क्या डेटा को स्टोर किसमें किया जाएगा, टेबल में किया जाता है। और इसके अंदर क्या होगी, रो होगी और क्या होगी, कॉलम होगी, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट कैसे होगा, टेबल होगा, और क्या इजी टू यूज फॉर्मेट है। और इसका डिजाइन देखें तो सिंपल है। और इसके अंदर क्या है, क्वेरी के द्वारा आराम से डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और अपन अब यहाँ पे क्या है कि लार्ज सिस्टम में भी ये डेटा की थोड़ा क्या है, लार्ज सिस्टम में तो कॉम्प्लेक्स बन सकता है, लेकिन सिंपल के लिए इसको क्या किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। अब चौथा है वो है कौन सा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ठीक है। अपन ने 3 कौन कौन से पढ़े, एक तो हायरार्किकल डेटा मॉडल पढ़ा, दूसरा नेटवर्क मॉडल पढ़ा, और तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा, तीसरा अपन ने पढ़ा था रिलेशनल डेटा मॉडल। अब चौथा पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के अंदर जो डेटा को स्टोर किया जाता है वो किसमें किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के रूप में किया जाता है। तो डेटा स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। तो जो डेटा को है वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में किसमें यूज किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है, तो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कंटेंट करता है, तो ऑब्जेक्ट कंटेंट डेटा एंड मेथड्स। क्या करता है, ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है, तो डेटा और मेथड्स को कौन रखता है, वो ऑब्जेक्ट रखता है। कौन रखता है, ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है उसके अंदर वो किसके अंदर ऊपर बेस्ड होता है, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। और ये मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं, आज जितने भी मॉडर्न सिस्टम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के ऊपर यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन ने इसके अंदर डेटा मॉडल्स को ऑर्गेनाइज करना और डिजाइन करने के बारे में अपन पढ़े था। तो मेन डेटा मॉडल्स के अंदर जैसे अपन ने हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, इन सब के बारे में कैसे डिजाइन किया जाता है, क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने बात की।